अगर कांग्रेस जीती तो निश्चित तौर पर जो जीता वही सिकंदर होगा। कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी और कांग्रेस को एक नई लीड और लाइफ मध्य प्रदेश से मिलेगी। कमलनाथ अपने आप को साबित कर पाएंगे कि वह गलत नहीं है, क्योंकि कमलनाथ ने जाने अनजाने पिछली बार मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा था, जिसके बाद वो मुकर भी गए थे, तो उन्हें दिग्विजय सिंह जी ने भरोसे में रखा था कि वो लोग नहीं जाएंगे और चले गए। बाद में इस बात से इनकार करना भी चाहिए था। इस चुनाव में भी, उपचुनाव में भी आप सबसे बड़ा देखेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास में नेताओं की एक बड़ी श्रृंखला है, एक बड़ी गैलेक्सी इनके पास में है। चाहे दिग्विजय सिंह हो, सुरेश पचौरी हो, अरुण यादव हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, अजय सिंह हैं, इस तरह के तमाम नेता हैं। उनको आप उनमें से आप बहुत लोगों को उपयोग कर रहे हैं। अभी सारा चुनाव का जो भार है, वो वजन है, वो कमलनाथ के कंधों पर है, और वो भी उम्र दराज कंधे हैं, लगभग 80 साल के आसपास खुद हो रही होगी। ऐसे में एक बड़ा संकट पैदा होता है कि कमलनाथ क्या अकेले निकल पाएंगे। वैसे निकल रहे हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि वो दौरे कम करते हैं, जाते नहीं हैं, लेकिन लगातार वो दौरे कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की अगर खूबी और खराबी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में संघ है, संगठन है। कहते ना, तुम्हारे पास क्या है? उनका मेरे पास माँ है। तो भाजपा की माँ जो है संघ है। संघ के बारे में एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ, संघ का स्वयंसेवक कुछ भी विचार रखे, 200-250 उनके अनुसांगिक संगठन है, लेकिन जब चुनाव का मौका आता है तो अमूमन वो भाजपा के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ संगठन माना जाता है। कहा जाता है मध्य प्रदेश भाजपा और संघ की प्रयोगशाला है, खासतौर से मालवा का इलाका। संघ का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता अंतिम क्षणों में पार्टी के साथ हो जाता है। अगर वो नाराज हो गया और घर बैठ गया तो भाजपा फिर 28 से 28 सीटों पर खतरे में पड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात है भाजपा का कार्यकर्ता किस तरह बिहेव करता है। 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। राम मंदिर निर्माण की जो पृष्ठभूमि को बनाने के लिए जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, उस समय सुंदरलाल पटवा की मध्य प्रदेश में सरकार थी, तो 3 अन्य राज्य सरकारें बर्खास्त हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार बर्खास्त हुई थी। आप आश्चर्य करें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आई, अन्य राज्यों में भी नहीं आई, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि, खासतौर भाजपा के लोगों को लग रहा था कि इसका डिविडेंड हमें मिलेगा, क्योंकि हमने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण था कार्यकर्ता सुंदरलाल पटवा की सख्त प्रशासनिक शैली के कारण दूर हो गया था। उसे लगता था कि मेरे विधायक ने, मेरे मंत्री ने मेरा काम नहीं किया, तो इसको हराओ, और भाजपा तो आ ही रही है। और ऐसे 1998 में हुआ था, जब दिग्विजय सिंह 93 में आया, तो 98 में ऐसा हुआ था, कार्यकर्ता घर बैठ गया था। तो भाजपा की असली चुनौती कांग्रेस नहीं है, असली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी खुद और उसके कार्यकर्ता। इस बात को संघ और संगठन अच्छी तरह जानता है। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह हरदीप सिंह डंग के पक्ष में सुभाषरा में घुटने टेक कर वोट मांगे, उसका मतलब ये है एक पॉलिटिकल मैसेज, एक सिंपैथी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा सरदार अकेला कितनी मेहनत करेगा, मैंने से कहा रफ लैंग्वेज में, ग्रामीण प्रश्न में। कारण ये कि सबसे कम वोटों से अगर कोई पिछले उपचुनाव में जीता था तो 350 वोट से हरदीप सिंह डंग ही जीते थे, और सबसे ज़्यादा वोटों से कोई जीता था 57,000 वोट से इमरती देवी जी। शिवराज जी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पॉलिटिकल मैसेज किस तरह से दिया जाए, किस तरह से चीज़ें को कम्युनिकेट किया जाए, और उसका मुझे लगता है सिर्फ उनके कंधे नहीं है, भाजपा में चीज़ों को विभाजित कर दिया गया है। उमा भारती भी ठीक ठाक होकर आ रही हैं कोरोना से, 2-4-5 दिन में वो अपने प्रभाव क्षेत्र के जिलों में, क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों, चुनाव क्षेत्रों में पहुँच जाएंगे। उनकी अपनी मास अपील है ग्रामीण भगवा, एक तो भगवा वस्त्र है, दूसरा महिला है, और तीसरा ओबीसी के हैं। तो उमा भारती का उपयोग भाजपा खासतौर ग्रामीण क्षेत्रों के उन इलाकों में करना चाहती है जहाँ ओबीसी का वोटर बहुत है, या उनकी लोधी जाति का वोटर बहुत है, जैसे महगांव है, बड़ा मलेरा है, जौरा है, इन जगहों पे। फिर इसके बाद में भाजपा के पास में और भी तमाम नेता हैं, उनका उपयोग भाजपा बहुत अच्छी तरीके से करेगी। सिंधिया तो हैं ही, सिंधिया तो आए हैं, अब उनके साथ हो गए हैं, लेकिन चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रभात झा हो, ये सब नेता हैं जिनका अपने अपने प्रभाव क्षेत्र है, गैलेक्सी है, और इसका निश्चित तौर पर भाजपा। लेकिन कांग्रेस के पास में बड़ी श्रृंखला होने के बावजूद भी उनके नेता आपको नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है मेहनत कर रहे हो, सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं, लेकिन अजय सिंह कहाँ हैं, दिग्विजय सिंह कहाँ हैं, सुरेश पचौरी कहाँ हैं?
सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ अकेला एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है कमलनाथ, और दूसरी तरफ एक बड़ी सेना खड़ी। कमलनाथ को भरोसा है सिंपैथी पर, वो गद्दार कहते हैं, वो वफादार कहते हैं, और उसी नारे को फिर सिंधिया ने पकड़ लिया। सिंधिया पे फ्रंटल अटैक करने लगे हैं। वो कहते हैं जिन्हें वादे पूरे नहीं किए वो उन्होंने गद्दारी की है। अब कौन सा नारा चलेगा, सिंपैथी चलेगी, नारा चलेगा, ये तो चुनाव होने के बाद में 7 दिन बाद मालूम पड़ेगा, नहीं 10 नवंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन सब आज मैं मानने की स्थिति में हूँ, लोगों के मन में एक बात बहुत साफ है, जिनको आपने 5 साल के लिए चुन के भेजा था वो 1.5 साल में क्यों चलेंगे। अगर कांग्रेस इस बात को लोगों के जेहान में अंदर तक बैठाने में सफल रही तो बीजेपी के लिए मुसीबत हो सकती है, लेकिन बाकी स्थिति में कोई मुसीबत नहीं है। मुद्दे अगर कोई हैं तो कर्ज माफी मुद्दा है, मुद्दा कोई है तो जाति मुद्दा है, कोरोना के कारण से जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है वो मुद्दा है, मुद्दा है अगर कोई तो हेल्थ इशू मुद्दा है, मुद्दा है कोई है तो अपने अपने इलाकों के तमाम तरह के कार्ड मुद्दे हैं। मुझे लगता है इन सारे मुद्दों को देखते हुए आने वाले दिनों में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो ये कहा जाए कि पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंडर तैयार हुआ है, जैसे ही अब प्रत्याशी आगे बढ़ेंगे, आगे बातचीत करेंगे, मुझे लगता है चीज़ें उसके हिसाब से साफ होने लगेंगी, और जब चीज़ें साफ होने लगेंगी तो दृश्य साफ होगा। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 4 चुनावों में भाजपा ने वोट परसेंटेज हासिल किया है और जिस हिसाब से सीट हासिल की हैं, मुझे लगता है अगर उस अंक गणित को ट्रांसलेट सीटों में किया जाए तो भाजपा के पक्ष में ज़्यादा सीटें आती हैं और कांग्रेस के पक्ष में उससे कम सीटें आती हैं। लेकिन चुनाव अंक गणित के आधार पर नहीं होते, किसी बैलेट के आधार पर नहीं होते। चुनाव में अपने मुद्दे होते हैं, अपने इशू होते हैं। 2003 में अगर आप 4 चुनाव का एनालिसिस करेंगे तो 2003 में जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी, 11% अंतर से उन्हें जीता था, वो आप कहाँ से पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि समकालीन मुद्दों को, लहरों को भी आपको गिनना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो बीएसपी। मध्य प्रदेश में अगर आप 2008 में 8.9% के आसपास तक उनको वोट मिले थे, बाद में अभी पिछले चुनाव में 5.25% के आसपास या 5.15 के आसपास बीएसपी को वोट मिले हैं। वो वोट किस तरह जाएंगे? दरअसल बीएसपी का जो वोट है वो ओरिजिनेट होता है कांग्रेस के वोट बैंक से। अगर वो खिसक गया तो कांग्रेस के लिए मैदान और मोर्चे दोनों मुसीबत भरे हो जाएंगे। अब कांग्रेस को उसको कैसे मैनेज करेगी? मैनेज कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कुछ प्रत्याशी बदजुबान भी होने लगे हैं, जैसे फूल सिंह बरैया। उनका 2 वीडियो आए, उन्होंने बाद में कहा कि पुराने थे, लेकिन उससे होता क्या है। दरअसल बदजुबानी चाहे बीजेपी का आदमी करे, कांग्रेस का आदमी करे, बीएसपी का आदमी करे, बहुत बुरी बात है। दूसरा, बीएसपी का जो प्रत्याशी हैं वो महेंद्र बौद्ध हैं, मतलब गृह मंत्री रहे हैं। तो अभी चीज़ें बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले आम चुनाव में, 2018 के आम चुनाव में, कांग्रेस की जीत की आधारशिला चंबल और ग्वालियर क्षेत्र ने रखी थी। वहाँ पर्याप्त संख्या में सीटें जीती, बाकी जगह तो ठीक स्थिति। और उसका सबसे बड़ा कारण था, वो कोई, मैं मानता हूँ सिंधिया का अपना प्रभाव क्षेत्र रहा होगा, एक कारण वो भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण था कि वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, दलित आंदोलन। तो संवैधानिक रूप से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन संशोधित अब नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जाति का आंदोलन कहूँगा, आरक्षण वर्ग का आंदोलन कहूँगा तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। उसमें हिंसा हुई, कई लोग मारे गए। उसके बाद में SC एक्ट को लेकर सवर्णों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। देवगिरी नंदन महाराज जो थे, उन्होंने उसको लीड करने की कोशिश की। कई और संत सामने आए, सवर्ण समाज पार्टी और उनका संस्था दोनों आगे आए। और उसी बीच में शिवराज सिंह चौहान का एक जो कोड था कि कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सके, उसने सवर्ण को अलग कर दिया। लेकिन आज वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, काफ़ी समाप्त हो गई हैं। प्रेशर कुकर में एक बार जिस तरह से प्रेशर बनता है, दूसरी बार बनने में उसको समय लगता है। तो कुल मिलाकर जो आज स्थिति है, उस स्थिति में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के ऊपर अपर हैंड है। वो कितना है ये आज कहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से
भाजपा ने लगातार कोरोना पीरियड में भी अपना इलेक्शन कैंपेन चलाते रहा, उसकी तुलना में कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन काफ़ी देर में हुआ। भाजपा ने तो पहले कह दिया था हमारे प्रत्याशी तय हैं, 28 में से 25 को कोई प्रत्याशी जो कांग्रेस छोड़ के आए, और शिवराज जी बार बार कहते रहे हैं, BD शर्मा बार बार कहते रहे हैं, तो उनको कन्फ्यूजन है। कांग्रेस में ये मारा मल्ल जो है आखिर तक चलती रही। तो बीजेपी के प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिल गया, लेकिन पर्याप्त समय मिलना पर्याप्त नहीं होता। कई बार नया प्रत्याशी भी आके एक बड़ा चमत्कार कर देता है। और कुल मिलाकर मुझे लगता है अंतिम निष्कर्ष, अब अंतिम फैसले के लिए आपको मतदान तिथि के कम से कम न्यूनतम 72 आवर्स का इंतजार करना चाहिए। अंतिम 72 घंटों में सारे खेल होते हैं, और हो सकता है जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसके उलट भी कई बार चीज़ें हो जाएं, क्योंकि चुनाव क्षेत्र में हर बार हर घंटे पर सिचुएशंस बदलते रहते हैं। कल कोई बड़ी घटना हो जाए तो हो सकता है उसका बात करने का तरीका अलग हो जाएगा। अब जहाँ तक चेहरों की बात करें, मध्य प्रदेश में आज चुनाव में कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कमलनाथ हैं, उनके साथ में दिग्विजय सिंह बैकड्रॉप में दिखते हैं, बाकी नेता उपस्थित नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान बड़े चेहरे के तौर पर हैं, सिंधिया उनके साथ हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों कही कि अर्जुन सिंह के कार्यकाल में मोती माधव एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में चली थी, 1988 की वो बात कर रहे थे, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज की एक्सप्रेस चल रही है। अब वो नतीजे दे पाती है नहीं दे पाती है, मैं नहीं कह सकता हूँ। कई बार होता ना, हिसाब ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों, किसका कुनबा डूबेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि मतदाता के मन में आप कोई झांक के नहीं कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें जो अगर मोटे मोटा आपसे बात करना चाहूँ, भाजपा का इलेक्शन कैंपेन कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा व्यवस्थित है। वो फर्स्ट राउंड पूरा कर चुके हैं, सेकंड राउंड में एंटर कर चुके हैं। जब से 23 मार्च से सरकार बनी है तब से उनके प्रत्याशी तय हैं, उन लोगों को उन्होंने आगे दिया है।